गुड डे स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विथ फ्रिक्शन का पार्ट। आई होप आपने मेरे जो प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड टू द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपने देखे हैं, और तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम है फिजिक्स मेड इजी विद सौरभ कुलकर्णी, तो इसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो आज के लेक्चर में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये जो चैप्टर ये देखने वाले हैं। इसके पहले 4 मॉड्यूल्स में मैंने आपको रिलेटेड टू द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन पढ़ाया था, और आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक्स देखने वाले हैं। सबसे पहले तो फ्रिक्शन का, और इसके ऊपर जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उन एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। सोसियर, सबसे पहले हमें अब फ्रिक्शन क्या होता है वो देखना है, उसके बाद हम फ्रिक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सोसियर, सबसे पहले तो हमें फ्रिक्शन को डिफाइन करना है। द फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोज द रिलेटिव स्लिपिंग और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। ओके, जब कभी भी कोई एक ऑब्जेक्ट, सपोज आप देखो यहाँ पर एक सरफेस है जिसके ऊपर एक ब्लॉक मैं अगर रखता हूँ, तो ये ब्लॉक जब कभी भी सरफेस के ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा तो ये सरफेस उसके मोशन को अपोज करने वाला है, और ऐसे मोशन को हम मतलब एक रिलेटिव मोशन है बिटवीन दिस ब्लॉक एंड दिस सरफेस। तो जब कभी भी रिलेटिव मोशन होता है, दो बॉडीज अगर कांटेक्ट में हो और उनमें से कोई भी एक बॉडी अगर रिलेटिव मोशन क्रिएट करने की कोशिश करता है फ्रॉम द अदर, तो एट दैट टाइम दूसरा बॉडी उसे अपोज करता है, और इस अपोजिंग फोर्स को ही हम कहते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एग्जैक्टली क्यों क्रिएट होता है, इसके 2 व्यूज है, ओल्ड व्यूज और मॉडर्न व्यूज। तो पहले हम ओल्ड व्यू देखते हैं। पुराने जमाने में हम ऐसा एज्यूम करते थे कि कोई भी सरफेस मतलब जो स्मूथ हमें दिखाई देता है वो एग्जैक्टली स्मूथ नहीं होता है, परफेक्टली स्मूथ सरफेस मतलब एग्जिस्ट नहीं होता है। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में ऑब्जर्व करते हैं किसी भी सरफेस को, तो उसके ऊपर आपको कुछ हिल्स और कुछ डील्स नजर आते हैं। हिल्स मतलब जो सरफेस का ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम हिल्स कहते हैं, और जो सरफेस का डाउनवर्ड पार्ट रहता है, ओके, जैसे आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है ये वाला, इसे हम डील्स कहते हैं। तो कोई भी सरफेस हो, चाहे अब ये देखो ये सरफेस है, तो इस सरफेस का माइक्रोस्कोपिक व्यू कुछ ऐसा रहेगा। और वही है कि इस ब्लॉक का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं हम, तो इस ब्लॉक के भी सरफेस के अंदर कुछ हिल्स और कुछ डील्स होते हैं। तो जब हम इस ब्लॉक को इस सरफेस के ऊपर रखते हैं तो हिल्स डील्स के साथ इंटरलॉक हो जाते हैं, और इस इंटरलॉकिंग की वजह से जो रिलेटिव मोशन होता है किसी भी एक चीज का, तो वो अपोजिंग फोर्स क्रिएट करता है उसके मोशन को। तो इसे ओल्ड व्यू कहा जाता है, ओके, जिसमें इंटरलॉकिंग का कंसेप्ट है। ओके, तो याद रखना ये इंटरलॉकिंग। ओके, और मॉडर्न व्यूज में हम कैसे बताते हैं देखिएगा, इस सरफेस में कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स है, और इस मतलब इस ब्लॉक में भी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स है। तो बिटवीन 2 अपोजिट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, मतलब ये सरफेस जिससे बना है उससे भी ये ब्लॉक बन सकता है, या फिर ये सरफेस जिस चीज से बना है उसके अपोजिट टाइप के मतलब कुछ अदर टाइप के सब्सटेंस से भी ये मतलब ब्लॉक बन सकता है। तो बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस there is force of attraction present, intermolecular force of attraction is present, and this intermolecular force of attraction between 2 molecules of a different substance is called as adhesive force. Due to this adhesive or cohesive force between 2 molecules of either same substance or different substance, इसे हम intermolecular forces कहते हैं। और इसी intermolecular forces की वजह से जो relative motion होता है दो सरफेस के बीच का, ये अपोजिशन करवाता है मोशन को, इस वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो ये मॉडर्न व्यू हमें कहता है। इसके बाद देखो, अब फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो डिपेंड होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट पर। मतलब ये सपोज अगर ये ब्लॉक हम सरफेस पर रखते हैं तो जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट रहेगा उसके ऊपर ये फ्रिक्शन डिपेंड रहता है। एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर बढ़ जाए तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, और एरिया कांटेक्ट अगर कम हो तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम होगा। ओके, एक्सेप्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ फ्रिक्शन है ये हम लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन को छोड़कर जितने भी फ्रिक्शंस है सबके सब डिपेंड होते हैं नॉर्मल रिएक्शन पर। नॉर्मल रिएक्शन इसके पहले वीडियोस में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था। कोई भी अगर ब्लॉक हो
अगर मैं इसे सरफेस पर रखता हूं तो ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेट एक्सर्ट करता है mg, और उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ये सरफेस भी क्या करता है, इस ब्लॉक पर एक्सर्ट करता है। ओके, उतना ही मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ये सरफेस भी इस ब्लॉक पर एक्सर्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसे नॉर्मल रिएक्शन कहा जाता है। इन दिस कंडीशन नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू mg। ओके, हमेशा नॉर्मल रिएक्शन सरफेस को परपेंडिकुलर रहता है और ऊपर के डायरेक्शन में रहेगा, याद रखिएगा इसे। ओके, तो यही दो फैक्टर्स पर फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड होता है। ओके, नेक्स्ट है आप स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के मतलब यहाँ पर कुछ टाइप्स दिए आपको, स्टैटिक एंड डायनामिक। ओके, तो देखिएगा अब मतलब कैसे ये टाइप्स रहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ मेन फ्रिक्शन। ओके, और ये किसके टाइप्स है, जस्ट 1 मिनट। तो अब ये किसके टाइप से, अब ड्राई फ्रिक्शन के। ओके, मतलब देखो अब फ्रिक्शन को हम दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं, दो मेन क्लास में हम क्लासिफाई करते हैं, और वो मेन टाइप रहेगा सीयर। जो दो मेन टाइप्स रहते हैं फ्रिक्शन के, वो सॉलिड फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन ऐसे रहेंगे। ओके, सॉलिड फ्रिक्शन मींस द फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द सॉलिड इज कॉल्ड एज सॉलिड फ्रिक्शन, while the friction exerted by fluids is called as fluid friction। ओके, और ये सॉलिड जो फ्रिक्शन होता है इसे ही ड्राई फ्रिक्शन कहा जाता है, जिसे हम डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले याद रखिएगा, जो फ्रिक्शन सॉलिड एक्सर्ट करते हैं उसे ड्राई फ्रिक्शन कहा जाता है, और जो फ्रिक्शन फ्लूइड्स एक्सर्ट करते हैं उसे फ्लूइड फ्रिक्शन कहा जाता है। फ्लूइड फ्रिक्शन मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनको शेप एंड साइज नहीं होता है वो भी फ्रिक्शन अफोर्ड करते हैं, जैसे लिक्विड्स एंड गैसेस। तो लिक्विड का जो फ्रिक्शन होता है उसे हम विस्कोसिटी और विस्कोस फोर्स कहते हैं, वही जो गैसेस का फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स, उसे ड्रैगिंग फोर्स कहा जाता है। इनको कलेक्टिवली हम फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते हैं, जो हम जो दूसरे टॉपिक्स है उसमें कवर करेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में हम फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या फिर जो गैसेस से रिलेटेड फिजिक्स होता है उसके अंदर हम गैसियस फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, फिलहाल हम सिर्फ देखने वाले अब ड्राई फ्रिक्शन जो सॉलिड अफोर्ड करते हैं। तो ये ड्राई फ्रिक्शन को हम दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं। विच ऑफ दिस टू टाइप्स, वी आर क्लासिफाइंग ड्राई फ्रिक्शन इन टू टाइप्स। पहला रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको ये अल्टरनेटली डायनामिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऐसे नाम से इंडिकेट किया जाता है। ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या रहेगा, इट अपोज द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग। ओके, मतलब कोई भी बॉडी हो वो अगर किसी सरफेस पर जस्ट मूव करना चाहती है तो तब तक जो फ्रिक्शन अपोर्ड होता है ना उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। मतलब अगर कोई बॉडी स्टैटिक कंडीशन में, रेस्ट में है, ओके, स्टेडी है, तो एट दैट टाइम जो बॉडी फ्रिक्शन फोर्स अपोर्ड करती है ना तो उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। और बॉडी अगर मोशन करना स्टार्ट कर दे तो तभी भी फ्रिक्शन फोर्स जीरो नहीं होता है, तभी भी फ्रिक्शन फोर्स बॉडी अफोर्ड करता है, और उसे कहा जाता है काइनेटिक, डायनेमिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, जैसे आपको पता होगा, मतलब एक एग्जांपल से मैं आपको अच्छे से क्लियर करवाता हूँ। जैसे देखो, आप जब आप साइकिल चलाते हो आपको पता होगा, साइकिल सभी स्टूडेंट ने चलाया होगा आई होप। ओके, अभी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट गाड़ी चलाते हैं, लेकिन जरूर सभी स्टूडेंट ने अपने बचपन में क्यों ना हो साइकिल चलाया होगा। ओके, तो ये जो साइकिल होता है ये आपने देखा होगा, चलाया होगा, तो आपको जरूर पता होगा कि जब साइकिल हम चलाते हैं एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द साइकिल इन मोशन, मतलब जब हम साइकिल को मोशन में लाने की कोशिश करते हैं तो एट द टाइम आपको बहुत सारे पैडल्स मारने पड़ते हैं। ओके, और जैसे ही मतलब साइकिल मोशन में आ जाता है, ओके, साइकिल अगर एक यूनिफॉर्म और अच्छे से मतलब रोड पर अगर मोशन में आ जाए तो फिर हमें पैडल बहुत कम मारने की जरूरत होती है, पैडल मारना ही पड़ता है। अगर हम पैडल नहीं मारेंगे तो क्या हो जाएगा, साइकिल कुछ डिस्टेंस कवर करके रेस्ट में चला जाएगा। तो हमें एक सफिशिएंट टाइम के बाद कुछ पैडल्स मारना जरूरी होता है। ओके, मतलब इससे हमें क्या समझ में आता है, जब साइकिल रेस से मोशन में जाता है तो एट द टाइम बहुत पैडल मारने पड़ते हैं, मतलब बहुत ज्यादा फ्रिक्शन अपोर्ड होता है, और उस ज्यादा वाले फ्रिक्शन को ही हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। साइकिल जब रेस से हम मोशन में लाते हैं तो बहुत बड़ा फ्रिक्शन अपोर्ड होता है, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन अपोर्ड होता है, जिसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। और साइकिल अगर एक बार मोशन में आ जाए
तो फिर उसे मोशन में रखने के लिए हमें बहुत कम वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, बहुत कम वैल्यू के पेंडल्स मारने पड़ते हैं, और एट दैट टाइम जो फ्रिक्शन अफोर्ड होता है उसे काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज द अपोजेस द रिलेटिव स्लाइडिंग एंड हैज अ कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू कम भी नहीं होता है और ज्यादा भी नहीं होता है, ओके, फिक्स रहता है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स नहीं रहता है, वो चेंज होता है, ओके। तो हम सबसे पहले आप स्टैटिक फ्रिक्शन देखते हैं। इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज इफेक्टिव बिफोर रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने से पहले तक जितना फ्रिक्शन अफोर्ड करेगा बॉडी, उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है इट्स नेचर इज सेल्फ एडजस्टिंग। ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर होता है इसका, मतलब बॉडी अगर लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन राइट डायरेक्शन में होगा, और बॉडी अगर सडनली राइट डायरेक्शन में जाने लगे तो फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में अपने आप को एडजस्ट करता है, ओके। मतलब ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। साइकिल अगर आप सीधे चला रहे हो सामने के डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। साइकिल अगर आपका आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स आपका पीछे होगा। वही अगर साइकिल पीछे जाने लगे, ओके, तो एट द टाइम फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, आगे के डायरेक्शन में होगा। मतलब ये फोर्स को बताना ही नहीं पड़ता है कि अब साइकिल लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो राइट डायरेक्शन में जाना है, वो अपने आप ही खुद ही क्या कर देता है, एडजस्ट कर देता है। जिस डायरेक्शन में मोशन रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो चला जाता है, ओके। तो ऐसा उसका सेल्फ एडजस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है देखिएगा, ये भी होता तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, लेकिन उसका कौन सा वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू, ओके। So maximum value of static friction is called as limiting friction. Always remember this, okay. और इस limiting friction का जो वैल्यू है ना, वो सभी फ्रिक्शंस में से सबसे ज्यादा होता है, ओके। इट्स वैल्यू इज मोर देन अदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन। मतलब जितने भी टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं ना, उन सभी टाइप्स में से इस फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होता है, जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन को। और अगर हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल दें तो फिर हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये एक मटेरियल डिपेंडेंट कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट म्यू एस को ही हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। इट इज अ यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसे यूनिट भी नहीं होता है और डायमेंशन भी नहीं होता है, ये एक जस्ट नंबर होता है जो डिपेंड होता है मटेरियल पर, ओके। तो ऐसा ही बिट रहेगा। आगे दिया है पॉइंट, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द apparent contact area, okay, as long as normal reaction between the two bodies in contact remains the same. It depends on the nature of material of the surfaces in contact and their roughness and smoothness. ये किस पर डिपेंड होता है, सरफेस के रफनेस और स्मूथनेस पर। ये डिपेंड नहीं होता है एपरेंट एरिया पर, ओके। कितना उस बॉडी का एपरेंट एरिया है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं होता है, ओके। और नॉर्मल रिएक्शन पर ये टोटल डिपेंड रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, और नॉर्मल रिएक्शन कम होता है तो इसका वैल्यू कम होगा। तो इतना ये कुछ बीट है रिलेटेड टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके। इसके बाद नेक्स्ट बिट रहेगा लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है वो पहले देखते हैं। इफ अ बॉडी इज इन अ रिलेटिव मोशन, the friction opposing its relative motion is called as dynamic or kinetic friction. मतलब अभी बॉडी रेस से मोशन में आ गया, ओके, तभी भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन उसके ऊपर अफोर्ड होता है, और ऐसे फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। दिस इज द ऑलवेज स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू जो रहता है उससे ये स्लाइटली कम रहता है, थोड़ा सा कम रहता है, ओके। इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन यन। इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मोशन, ओके। ये मतलब मोशन कैसे आपका, इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं होता है, चाहे आपका मोशन मतलब रिटार्डिंग हो, एक्सेलरेटिंग हो, या फिर यूनिफॉर्म और कांस्टेंट मोशन में हो, ओके। सच एज एक्सेलरेटेड मोशन, रिटार्डेड मोशन और मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। बॉडी कैसा भी क्यों ना मूव करता हो, ओके, अगर वो मोशन में है तो एट द टाइम सिर्फ कांस्टेंट फ्रिक्शन मतलब ही काइनेटिक फ्रिक्शन अफोर्ड होगा, ओके। तो ऐसा ये फ्रिक्शन का पूरा कांसेप्ट रहेगा। इसे एक बार मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा मतलब फ्रिक्शन फोर्स के जो तीनों टाइप्स है वो समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ओके। सपोज एक टेबल है यहाँ पर, और इस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक में रखने वाला हूँ जिसका मास m रहेगा। इस वजह से नॉर्मल रिएक्शन ये एक्सर्ट करने वाला है mg। एट द टाइम इसके ऊपर एट द टाइम ये अपना वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा mg, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर के डायरेक्शन में होगा। इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन mg के साथ बैलेंस करेगा। ऐसा एक ब्लॉक है, और इसको हम एक पुली सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जो पुली सिस्टम का दूसरा एंड एक पैन के साथ कनेक्टेड है, ओके। और इस पैन में हम क्या करने वाले, आप धीरे धीरे मास पुट करने वाले। तो जैसे में हम इसके अंदर मास पुट करेंगे, ओके, कुछ स्टोन्स या फिर कुछ
मासेस रहने वाले हैं जो हम इसके अंदर पुट करने वाले हैं। धीरे धीरे इसका हम ग्रेजुअली मास बढ़ाने वाले हैं। जैसे हम इसका मास बढ़ाएंगे वो मास वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा mg, ओके, और एक फोर्स एक्सर्ट करेगा नीचे के डायरेक्शन में, ओके, और उतना ही फोर्स क्या होगा फिर अप्लाई होने वाला है इस ब्लॉक पर, ओके। तो इस ब्लॉक का अप्लाइड फोर्स जो रहेगा Fa वो यहाँ पर मास बढ़ाने से बढ़ने वाला है, जो हम ग्रेजुअली इंक्रीज करने वाले सडनली नहीं, ओके। तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ मास है, तो एक सर्टन मास आने तक ये ब्लॉक मूव ही नहीं होगा, ओके। मतलब हम थोड़ा थोड़ा फोर्स इसके अंदर बढ़ाने वाले हैं, तो इसका जो मास रहेगा वो कुछ टाइप के मतलब कुछ हद तक क्या करेगा, मोशन को अपोज करेगा अपने इनर्शिया की वजह से। और आपको पता है इनर्शिया का जो क्वांटिटेटिव मेजर होता है उसी को हम मास कहते हैं, ओके। तो इस वजह से ये अपने अंदर इनर्शिया होने के कारण, कुछ मास होने के कारण क्या करेगा, कुछ हद तक फोर्स को अपोज करेगा, लेकिन एक लिमिट के बाहर फोर्स आने के बाद ये अपोज नहीं कर पाएगा और जस्ट स्टार्ट करेगा मोशन करना, ओके। तो हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये ब्लॉक को अगर हम 10 न्यूटन फोर्स देते हैं तो तभी ये ब्लॉक मूव होगा, ओके, ऐसा हम एज्यूम करते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, कुछ मास एक्सर्ट करने वाला हूँ, कुछ मास पुट करने वाला हूँ इस पैन में। तो इस वजह से क्या होगा, इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 न्यूटन फोर्स एक्ट होने वाला है सपोज, ओके। तो अप्लाइड फोर्स भी हमारा कितना हो जाएगा फिर 1 न्यूटन, क्योंकि ये पुली सिस्टम का क्या स्पेशलिटी होता है, जितना फोर्स इसके एक आर्म में रहेगा उतना ही फोर्स इसके दूसरे आर्म में होगा। तो इसके इस ब्लॉक के ऊपर इस मास की वजह से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्ट होने वाला है 1 न्यूटन का। तो एट द टाइम ये ब्लॉक कुछ भी हिलेगा नहीं, क्योंकि ये ब्लॉक कब तक नहीं मूव करेगा, अप टू 10 न्यूटन। जब तक 10 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर नहीं आता है तब तक ये मूव नहीं करेगा। इस वजह से अप्लाइड फोर्स अगर हमारा 1 न्यूटन है तो एट द टाइम फ्रिक्शन फोर्स भी कितना रहेगा, 1 न्यूटन। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस ब्लॉक पर होने के कारण ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ओके। मतलब इससे क्या समझ में आता है हमें, इस कंडीशन में जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स है, तभी ये ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है, ओके। अभी हम क्या करते हैं, इसमें और थोड़ा मास पुट करते हैं, तो अभी जो हमारा अप्लाइड फोर्स है वो बन जाएगा 2 न्यूटन, ओके। तो यहाँ पर भी बन गया 2 न्यूटन। तो एट द टाइम आल्सो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो एट द टाइम हमारा फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा फिर 2 न्यूटन, तभी ये ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि यहाँ पर भी अप्लाइड फोर्स जो है हमारा वो इक्वल है फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ के साथ, समझ में आ रहा है। तो ऐसा चलता रहेगा, 2 न्यूटन अप्लाई करेंगे हम फोर्स तो फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन होगा, 3 न्यूटन करेंगे तो 3 न्यूटन, 4 न्यूटन 4 न्यूटन। तो ऐसा चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, अप टू 10 न्यूटन। जैसे हम 10 न्यूटन फोर्स मतलब धीरे धीरे मास बढ़ाएंगे इस पैन में, तो वैसे वैसे ये फोर्स बढ़ते रहेगा और एक लिमिट के बाद इसके अंदर कितना फोर्स आ जाएगा, 10 न्यूटन। तो एट द टाइम इस ब्लॉक पर अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन होगा, लेकिन इस कंडीशन में भी ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ओके। अप्लाइड फोर्स अगर 10 न्यूटन है तो ये जस्ट मूव करेगा, अपने जगह से थोड़ा हिलेगा, ओके, लेकिन मोशन में नहीं आएगा, ओके, याद रखना। तो एट द टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो भी 10 न्यूटन ही होगा, लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है, ओके। और इसी को हम क्या कहेंगे, एफएल, ओके। तो इस कंडीशन में एफएल का वैल्यू कितना होगा, 10 न्यूटन। तो जब तक हमारा अप्लाइड फोर्स एफएल को एक्सीड नहीं करता है, एफएल से जब तक ज्यादा नहीं होता है, तब तक फ्रिक्शन फोर्स एफ और जो अप्लाइड फोर्स एफ है वो इक्वल रहते हैं। ये बहुत बड़ा कंक्लूजन है, याद रखना। जब तक हमारा जो अप्लाइड फोर्स है एफ, ओके, ये एक्सीड नहीं होता है एफएल से, तब तक एफ इज इक्वल टू एफ रहेगा। एफ मतलब फ्रिक्शन फोर्स, ये इक्वल रहेगा एफ के साथ, ओके। एट दैट टाइम तक जो फ्रिक्शन अपवर्ड होगा इसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे हम। 10 न्यूटन तक जो फ्रिक्शन अपवर्ड हुआ था ये सब स्टैटिक फ्रिक्शन था, ओके। लेकिन अब जैसे हम थोड़ा भी अगर इसके अंदर फोर्स बढ़ाएंगे, जैसे अगर हम और मास अगर बढ़ाते इस पैन में, तो अभी 11 न्यूटन फोर्स एक्ट होगा। जैसे हम 11 न्यूटन फोर्स एक्ट करेंगे ना, तो एट दैट टाइम इसका जो फ्रिक्शन है अब वो स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह कौन सा फ्रिक्शन अपवर्ड होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, ओके। और इसका वैल्यू स्लाइटली हमारे जो एफएल है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन उससे थोड़ा कम होगा। तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो 9 न्यूटन होगा, ओके। तो अभी अगर हम कितना भी फोर्स बढ़ाएंगे 11 न्यूटन से अप टू इन्फिनिटी तक, कितना भी फोर्स अगर आप बढ़ाओ, 12 न्यूटन, 200 न्यूटन, 300 न्यूटन, कितना भी फोर्स आप बढ़ाओ इसके आगे, ओके, इसके आगे सिर्फ काइनेटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन ही अपवर्ड होगा, जिसका वैल्यू आप कांस्टेंट रहेगा। अगर हम एज्यूम करें कि वो 9 न्यूटन है तो वो 9 न्यूटन ही वैसे ही चलता रहेगा, ओके, वो ना कम होगा ना ज्यादा होगा, ओके। तो ऐसा ये पूरा बीट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रिक्शन का, याद रखिएगा इसे मैंने एक ग्राफ से इंडिकेट करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा ग्राफ से, ओके। तो देखिएगा ये एक ग्राफ है, फ्रिक्शन फोर्स, ओके, वाई एक्सिस पर है, और हमारा अप्लाइड फोर्स जो वेरिएबल है जो एक्स एक्सिस पर है, ओके। तो याद रखिएगा
जब तक हमारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तक आ नहीं जाता है, तब तक फ्रिक्शन फोर्स और हमारा अप्लाइड फोर्स इक्वल रहता है। तो इसी वजह से ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है। ओके, ये लिमिट कौन सा है, यहाँ पर आपको जो डॉटेड लाइन नजर आ रहा है ना, ये लिमिट किसका है, एफएल का। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ए पॉइंट पर। यहाँ पर आपको ए पॉइंट नजर जो आ रहा है ना, तो ये लिमिटिंग वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन का, मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन का ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसके आगे ये फ्रिक्शन नहीं जाएगा, इसके आगे कौन सा भी फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं रहता है। लेकिन जैसे हम अप्लाइड फोर्स हमारा एफएल से एक्सीड करते हैं, एफएल से थोड़ा बढ़ जाएगा, तो एट द टाइम क्या हो जाता है, फिर एक कांस्टेंट अमाउंट का फ्रिक्शन अपवर्ड होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। और उसका वैल्यू क्या रहेगा फिर, एफ के। ये वैल्यू ना कम होगा ना ज्यादा होगा। ओके, अप टू इन्फिनिटी तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। यही एक मेजर कंसेप्ट है फ्रिक्शन का। अगर ये समझ में आ जाता है तो फ्रिक्शन के प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो इसे अच्छे से समझ लेना। ओके, जब तक हमारा अप्लाइड फोर्स एफ ए ग्रेटर देन एफएल नहीं होता है, तब तक हमारा जो अप्लाइड फोर्स रहेगा ये स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस के साथ इक्वल रहेगा। मतलब इस कंडीशन तक ग्रेटर देन एफएस ग्रेटर देन एफएल होने तक, ओके, इस कंडीशन तक, मतलब हमारा अप्लाइड फोर्स अगर लेस देन और इक्वल टू एफएल है, ओके, इफ आवर अप्लाइड फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू एफएल, देन एट दैट टाइम अप टू दिस पॉइंट अप्लाइड फोर्स और हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है, ओके, जिसे हम स्मॉल एफ या फिर अनदर सिंबल से भी इंडिकेट कर सकते हैं, तब तक हमारा अप्लाइड फोर्स एफ के साथ इक्वल रहेगा। ये वो पॉइंट रहेगा इस ग्राफ में। ओके, और जैसे हम एक्सीड करेंगे इफ एफ इज ग्रेटर देन एफएल, तो एट दैट टाइम क्या होगा, जो फ्रिक्शन अपवर्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। इसका वैल्यू ना कम होगा ना ज्यादा होगा। तो यही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है अब कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, तो इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बीट हम क्लियर करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए तो आपको पता होगा सरफेस दो तरीके के फोर्स एक्सर्ट करता है। एक फोर्स तो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा जो सरफेस ऊपर के डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है, और दूसरा फोर्स रहेगा फ्रिक्शन फोर्स। अगर हमारा अप्लाइड मोशन इस डायरेक्शन में है तो एट द टाइम फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फिर मोशन में आने के बाद ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट होता है। तो सरफेस टोटल कितने फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दो, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर के डायरेक्शन में और फ्रिक्शन फोर्स एफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट फोर्स फ्रिक्शन सरफेस कितना एक्सर्ट करता है, एफ सरफेस, जो इस डायरेक्शन में रहेगा। ओके, तो इस एफ सरफेस का अगर वैल्यू निकालना है हमें, तो देखिएगा ये दो वेक्टर से फोर्स के, नॉर्मल रिएक्शन एन और फ्रिक्शन फोर्स एफ, जो एक दूसरे से 90 डिग्री से इंक्लाइंड है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा उसे अगर निकालना है हमें, तो आपको पता होगा दो वेक्टर्स अगर इंक्लाइंड हो कुछ एंगल से और उसका रिजल्टेंट अगर हमें निकालना हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। यह फॉर्मूला आपने स्केलर्स और वेक्टर्स इस चैप्टर में स्टडी किया था। ओके, लेकिन अगर cos ऑफ थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो तो फिर उसका आंसर आता है अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। ओके, दैट्स व्हाई f सरफेस का वैल्यू, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है f सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन n और फ्रिक्शन फोर्स f का, इसका वैल्यू किसके साथ इक्वल आएगा, फिर अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर के साथ, where n is normal reaction and f is friction force। ओके, इसका मैक्सिमम वैल्यू होकर कितना हो सकता है, n। ओके, सॉरी, मिनिमम वैल्यू इसका कितना होगा, n। मिनिमम वैल्यू कब ऑकर होगा, जब यह ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो सरफेस सिर्फ एक ही फोर्स एक्सर्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। एट द टाइम फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल भी नहीं होगा, इस वजह से मिनिमम वैल्यू इसका n रहेगा। ओके, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कब ऑकर होगा, जब फ्रिक्शन फोर्स f आपने मैक्सिमम वैल्यू में होगा, मतलब ये लिमिटिंग वैल्यू एफएल। तो एफएल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इनटू एन, वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वो वैल्यू अगर हम एफ का पुट करते हैं म्यू एन, तो क्या होगा फिर म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर को अगर हम कॉमन आउट करेंगे तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर बचेगा, और उसे अगर हम बाहर निकालेंगे एन को अंडर रूट से, तो फाइनल आंसर मिलेगा हमें एन इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू रहेगा सरफेस फोर्स का। ओके, तो सरफेस फोर्स हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन होगा। ओके, और लेस देन और इक्वल टू n इन ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, इसके साथ इक्वल होगा। तो इसी के बीच में ये सरफेस फोर्स फ्लक्चुएट होते रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। नेक्स्ट है एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा। ओके, एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब क्या रहेगा, देखिएगा
ये जो सरफेस फोर्स है और जो नॉर्मल रिएक्शन है इसके बीच का जो एंगल रहता है ना, ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है, इस एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है, जिसे हम लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। ओके, तो इसे निकालना है तो फॉर्मूला रहेगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड फ्रिक्शन फोर्स एफएल रहेगा और एडजेसेंट साइड एन रहेगा। तो एफएल बाई एन इज इक्वल टू म्यू एस, क्योंकि एफएल का वैल्यू आपको पता है म्यू इंटू एन होता है, तो एन एन कैंसिल होगा और फाइनली आंसर आएगा म्यू एस। तो tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस आएगा और फिर लैम्डा का आंसर मिलेगा, लैम्डा मींस एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। ओके, इज इट ओके? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिपोज। ओके, एंगल ऑफ रिपोज का कंसेप्ट क्या है देखिएगा। सपोज मैंने एक ब्लॉक को एक सरफेस पर रखा है। ओके, अब मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, इस सरफेस का इंक्लिनेशन बढ़ा रहा हूँ। पहले थोड़ा करूंगा, उसके बाद थोड़ा, उसके बाद थोड़ा और थोड़ा, मतलब ब्लॉक सरफेस पर ही है और मैं सरफेस के इंक्लिनेशन को बढ़ाते चले जा रहा हूँ। ओके, तो एक लिमिट ऐसा आएगा कि एक लिमिटेड एंगल आने के बाद ये ब्लॉक स्लाइडिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो उसके लिए हमें इस सरफेस का कितना एंगल क्रिएट करना पड़ेगा इस ब्लॉक का स्लाइडिंग करवाने के लिए, तो उस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है और इसे हम थीटा से इंडिकेट करते हैं। तो ये एंगल ऑफ रिपोज निकालने का तरीका क्या रहेगा, आप देखिएगा। एंगल ऑफ रिपोज इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ रिपोज लो या फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन लो, एक ही मेथड से निकाला जाता है। तो एंगल ऑफ रिपोज tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, म्यू एस। ओके, और थीटा इज इक्वल टू फिर क्या आएगा, एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, जो हमारे एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है। इसी वजह से याद रखना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना हो या फिर एंगल ऑफ रिपोज, दोनों का भी फॉर्मूला एक ही है, tan इनवर्स म्यू एस, वेयर म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी ये हो गया जो भी पढ़ाने का पार्ट था फ्रिक्शन का, इतना ही है। अभी हम कुछ एडिशनल पॉइंट्स देखते हैं फ्रिक्शन के, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स रहेंगे। इन्हीं के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे क्वांटिटेटिव एग्जाम्स में, सच एज नीट एंड जेई। ओके, तो उन बिट्स के भी बारे में हम देखते हैं। तो देखिएगा, पहला की पॉइंट है द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज एग्जैक्टली, मतलब जितना भी आपने अभी तक स्टडी किया है उसी का ये कंक्लूजन है, समरी टाइप आप कह सकते हो इसे। द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज एग्जैक्टली बैलेंसेस द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग द स्टेशनरी स्टेट ऑफ बॉडी। जब तक बॉडी का स्टेट स्टेशनरी है तब तक अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, whereas काइनेटिक फ्रिक्शन इज नॉट सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट है, इन एक्सेप्शनल केसेस म्यू एस एंड म्यू के कैन एक्सीड यूनिटी। ओके, म्यू एस और म्यू के जनरली वैल्यूज लेस देन 1 होते हैं, याद रखिएगा। ओके, जनरली लेस देन 1 होते हैं, लेकिन कभी कभी वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। ओके, although their commonly used values are mostly लेस देन 1। तो ज्यादातर आपको एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा तो उनके वैल्यूज लेस देन 1 मिलेंगे और वो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये आपको दिए जाते हैं एग्जाम में सॉल्व करते वक्त, मतलब न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करते वक्त। When two highly polished surfaces are pressed hard, then the situation is similar to welding occurs and this is called the cold welding। तो इसे cold welding कहा जाता है। दो चीजों को हम एक के ऊपर एक रखते हैं और उसको अगर हार्डली प्रेस करते हैं तो वो दो चीजें क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाते हैं। ओके, कोहेसिव फोर्सेस की वजह से, ओके, या फिर एडहेसिव फोर्सेस की वजह से। और जैसे आपको पता होगा जब हम बाइक का पंक्चर निकालते हैं तो आपको पता होगा वहां पर भी ऐसे कुछ प्रोसेस किया जाता है। ओके, और लास्ट पॉइंट है, व्हेन टू कॉपर प्लेट्स आर हाईली पॉलिश्ड एंड placed in contact with each other, then the force of friction increases instead of decreasing। ओके, तो बाकी कंडीशन में क्या होता है, दो चीजों को अगर हम हार्डली प्रेस करते हैं तो उनके बाद जो फोर्स, उनका अंदर का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम होता है, लेकिन इस केस में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, इस केस में इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, ऐसे केसेस के बारे में याद रखिएगा, ऐसे एग्जाम्स में आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, तो ये पूरा वीडियो फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंडेंट था। आई होप आपको फ्रिक्शन पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, अगर कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसे शेयर कीजिएगा। ओके, इसके नेक्स्ट मॉड्यूल में मैं फ्रिक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूं, तो उन मॉड्यूल्स को भी देखना मत भूलिएगा। ओके, सो थैंक यू। टुडे वी विल स्टॉप हियर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन फ्रिक्शन।